नमस्कार। द लॉजिकल क्लासरूम के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हमारा नाम है आशुतोष और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एविडेंस लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन की। आज का टॉपिक होगा एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये जो टॉपिक है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2003 का है उसके चैप्टर 6 के अंतर्गत आता है, सेक्शन 94 से लेके सेक्शन 103 तक। जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का पुराना वाला, उसके ये सेक्शन 91 से सेक्शन 100 के बीच में आता था और उसमें भी ये चैप्टर 6 में ही आता था। इस पूरे लेक्चर में हम सारे प्रोविजंस का रेफरेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम से देंगे और लास्ट में एक स्लाइड लगा देंगे जिसमें एक कंपैरेटिव चार्ट होगा जिससे के थ्रू आप इंडियन एविडेंस एक्ट के कंपैरेटिव जो सेक्शंस हैं उनको पता कर सकते हैं ताकि रिपीटेशन ना हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एविडेंस क्या है। तो आम बोलचाल की भाषा में एविडेंस मतलब वो चीज जिसको दे करके आप किसी चीज को प्रूव करते हैं, कुछ प्रूव करना चाहते हैं किसी चीज को, तो आप उसको प्रूव करने के लिए कोई भी चीज जो देते हैं वो एविडेंस है। एविडेंस एक्ट जो होता है वो कहता है कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स दो तरह की चीजें, ऑल स्टेटमेंट्स which the court permits or requires to be made before it by witnesses. Such statements are called oral evidences. कहता है कि कोर्ट जिन स्टेटमेंट्स को रिक्वायर करती है, परमिट करती है कि कोर्ट में स्टेटमेंट्स दी जाए, कुछ बोला जाए कोर्ट में, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को ओरल एविडेंस कहा जाता है। साथ ही साथ ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स। तो जैसे अभी वीडियो रिकॉर्डिंग जो हो रही है, इसका जो वीडियो है वो एक डिजिटल रिकॉर्ड है, तो वो एक डॉक्यूमेंट है। तो ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम फैक्ट्स देख लेते हैं क्या होता है। तो फैक्ट्स क्या होता है? कोई भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स, एनी थिंग्स जिसको आप सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। आपके जो सेंसेस हैं उससे अगर आप किसी चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो वो हर चीज जो है वो एक फैक्ट है और फैक्ट को ही प्रूव किया जाता है। ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ओरल, डॉक्यूमेंट्री और फैक्ट सब कुछ समझ में आएगा। जैसे हमने अभी चश्मा लगाया हुआ है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए किसी कोर्ट में कि क्या जो सर पढ़ा रहे थे उन्होंने चश्मा लगाया था, तो या तो आप एक ओरल टेस्टिमनी दे सकते हैं कोर्ट में विटनेस बन करके कि आप वो वीडियो लेक्चर देख रहे थे और आपने देखा था कि हमने चश्मा लगाया हुआ है, हमने जो चश्मा लगाया ये एक फैक्ट है और आपने देखा, आपने सेंसस से परसीव किया और उसकी एक टेस्टिमनी दी, तो आपने ओरल एविडेंस ऑफ अ फैक्ट दिया। यहीं पर अगर आप इस रिकॉर्डिंग को ही कोर्ट में सबमिट कर देंगे तो फैक्ट तो अभी भी वही है कि हमने चश्मा लगाया था कि नहीं लगाया था, लेकिन यहां पर आपने एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया है उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए। आगे बढ़े तो ओरल एविडेंस को हम और नजदीक से देखते हैं। तो जो बीएसए है वो कहता है ऑल फैक्ट्स, हर तरह के फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। तो ओरल एविडेंस दे करके हम हर तरह की चीजें प्रूव कर सकते हैं सिवाय किसके? डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स के। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है इसके लिए मोरल एविडेंस नहीं दे सकते। ठीक है। साथ ही साथ आगे सेक्शन 55 कहता है कि ओरल एविडेंस शैल, हमेशा ओरल एविडेंस कैसे होना चाहिए? डायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? आपने जैसे जिस सेंस के द्वारा उसको परसीव किया है उस फैक्ट को, आप उसी चीज का एविडेंस दे सकते हैं। जैसे अगर आपने कुछ देखा है तभी आप देख सकते हैं, जिसने देखा है वही कह सकता है कि हमने देखा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको पता है कि फलाने ने देखा था, ना ना, आपने देखा है तो आप देखने का एविडेंस दे सकते हैं। तो वो डायरेक्ट होना चाहिए एविडेंस, ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जहां तक बात करें तो कहा जाता है, सेक्शन 656 कहता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से होता है। तो जहां हमने देखा ओरल एविडेंस के केस में वहां पर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस अलाउड नहीं थे, वहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अलाउड होता है। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? 57 कहता है प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। जैसे कि मान लीजिए
आपका और आपके लैंडलॉर्ड के बीच में टेनेंसी का अग्रीमेंट है, तो आपको उस अग्रीमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करना है, कुछ भी करना है, तो आपको वो टेनेंसी एग्रीमेंट ही देना पड़ेगा। मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ वो प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है। फिर सेक्शन 59 कहता है कि डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन द केसेस हियरन आफ्टर मेंशन। केसेस कुछ है, तो मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट को हमेशा प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव करना है। प्राइमरी एविडेंस क्या है? द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। तो हमेशा यही कोशिश होगी कि डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाएगा, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट के द्वारा ही, उस डॉक्यूमेंट के द्वारा ही। लेकिन अगर कुछ केसेस दिए हुए हैं जहां पर प्राइमरी एविडेंस नहीं भी दे करके हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, वो केसेस बीएसए में मेंशन है। अब सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? तो सेकेंडरी एविडेंस भी याद रखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही है। सेकेंडरी एविडेंस में कुछ चीजें हैं जो एनिमरेट की गई हैं कि ये चीजें सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएंगी। अगर प्राइमरी एविडेंस आप नहीं देख पाते हैं, मान लीजिए डॉक्यूमेंट जल गया या आपके लैंडलॉर्ड के पास ही डॉक्यूमेंट है, वो आपको दे नहीं रहा, तो आप कोर्ट में कैसे पेश कर पाएंगे? तो उन ऐसी कई सिचुएशन है जिसमें सेकेंडरी एविडेंस अलाउ किया गया है। वो क्या क्या हो सकती है? तो सर्टिफाइड कॉपी हो सकती है। कभी कभी जब रजिस्ट्री होती है किसी, मान लीजिए जमीन की रजिस्ट्री हुई है और रजिस्ट्रार ऑफिस में एक सील डीड पड़ी हुई है और आप वाली जो कॉपी है वो गायब हो गई, तो आप वहां से सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हैं। तो इसमें कई एक पूरी लिस्ट दी हुई है क्या क्या हो सकता है। इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये 5। वो कहता है ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय सम पर्सन हु हैज सीन इट। अर्थात अगर मान लीजिए किसी आदमी ने, वही टेनेंसी वाला एग्रीमेंट जो है आपका और लैंडलॉर्ड का, वो किसी ने पढ़ रखा है, तो वो आदमी उसके कंटेंट्स का एविडेंस देगा, तो वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा, क्योंकि उसने पढ़ा है क्या लिखा था और वो ये बता रहा है कि उसने ये चीजें पढ़ी हैं। ठीक। अब हम देखते हैं, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर के 3 मुख्य सवाल है। क्या क्या? पहला है, क्या वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है? क्या सही है वो डॉक्यूमेंट जो भी है, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है, एक्चुअली ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो? दूसरा है, उसका कंटेंट क्या क्या है, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है? और तीसरा है, क्या जो जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है क्या वो सब सही है? तो इसमें जो पहला सवाल है और जो तीसरा सवाल है, इन दोनों के लिए तो जनरली आप ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं। ठीक है, आप ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ लिख दिया कि हमने बी को 50,000 रुपए 12 मार्च 2025 को दिए। तो अब बी चाहे तो किसी एक आदमी को ला सकता है, बैंकर को ला सकता है, जो ये कहे कि सर 12 मार्च 2025 को तो ये आदमी कंगाल था, इसके पास 1 रुपया नहीं था, तो पैसे कहां से दे सकता है? तो वो जो बैंकर है वो ओरल टेस्टिमनी दे रहा है। ठीक है, और वो अलाउड है इसके लिए, वो ट्रूथफुलनेस ऑफ द स्टेटमेंट को चेक करने के लिए जो हमने दिया है। लेकिन जो कंटेंट है, जैसा कि हमने देखा पहले, कि वो केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा ही प्रूव किया जा सकता है, चाहे वो प्राइमरी होगा चाहे वो सेकेंडरी होगा। अब आता है एक्सक्लूजन की। तो जैसा हमने देखा कि जो ट्रूथफुलनेस ऑफ द स्टेटमेंट है वो तो आप ओरल के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट डॉक्यूमेंट्री के थ्रू प्रूव होता है। पर लेजिस्लेटिव विजडम जो है, जो लेजिस्लेचर है, उन्होंने बहुत सोच समझ करके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स को निकाला जहां पर उन्होंने बताया कि वहां पर जो ट्रूथफुलनेस भी जो डॉक्यूमेंट की है ना, वो भी डॉक्यूमेंट द्वारा ही प्रूव की जाएगी, उसका हम ओरल एविडेंस नहीं दे देंगे। वैसे ही डॉक्यूमेंट्स में ये प्रिंसिपल लगता है, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस टू प्रूव डॉक्यूमेंट्स। वो जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ इंस्टांसेस हैं, वहां लेजिस्लेचर ने ऐसा कर दिया कि आप उनको प्रूव करने के लिए केवल डॉक्यूमेंट्स ही लगाएंगे, ओरल एविडेंस उनके ट्रूथफुलनेस का नहीं, कंटेंट का तो वैसे भी नहीं दे सकते थे और ट्रूथफुलनेस का नहीं दे सकते हैं। ये बेस्ट एविडेंस का एक रूल होता है एविडेंस का, ये उसका एक पार्ट है। ठीक है, ये बेस्ट एविडेंस क्या कहता है कि हमेशा हमको कोशिश करनी चाहिए बेस्ट एविडेंस देने की। और जब डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बेस्ट एविडेंस हैं, जो जैसे कुछ होते हैं, लॉ ने कहा है कि आपको रिटर्न रखना है उसको, तो वही डॉक्यूमेंट उसका बेस्ट एविडेंस है, तो इसके अलावा कुछ और हम देंगे नहीं। इन ऑल केसेस द बेस्ट एविडेंस दैट कुड बी हैड शुड बी प्रूव। तो जहां सबसे बेस्ट एविडेंस जो मिल सकता है वही हमको प्रूव करना चाहिए। जैसे हमने ओरल में देखा ना कि डायरेक्ट एविडेंस देना होता है, आप हियर से इनडायरेक्ट नहीं दे सकते, वो भी बेस्ट एविडेंस है, क्योंकि आपने सुना है तो आपको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी और की सुनी हुई बात को हम बता देंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होगा उसका, उसको प्रूव कैसे किया जाएगा? ठीक। अब आते हैं चैप्टर 6 में, घुसते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। सेक्शन 94 की बात करते हैं। सेक्शन 94 कहता है कि अगर व्हेन द टर्म्स
अगर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ग्रांट या कोई और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब डिस्पोजिशन मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा किसी को कुछ दिया जा रहा है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर उसको रिड्यूस किया गया है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है एंड in all cases in which any matter is required by law to be reduced in the form of a document, और उन सारे केसेस में जहां लॉ ही कहता है कि आपको उसको रिड्यूस करना है डॉक्यूमेंट में। फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, अगर वो 100 रुपए से ज्यादा की वैल्यू है मूल प्रॉपर्टी की, तो उसका सेल केवल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो सकता है। तो वहां पर तो ये क्या है, रिक्वायर्ड बाई लॉ टू रिड्यूस अ डॉक्यूमेंट। तो इन दोनों केसेस में, ठीक, नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म्स, उस डॉक्यूमेंट के जो टर्म्स हैं उनके प्रूफ में आप कोई और एविडेंस नहीं देंगे किसके अलावा, ठीक है, ठीक है, ऑफ सच मैटर एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ और सेकेंडरी एविडेंस इफ इट्स कंटेंट्स इन केसेस विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर द प्रोविजंस हियरइन बिफोर कंटेन्ड। तो आप वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट डिस्पोजिशन जो रिड्यूस किए गए राइटिंग में या फिर जो रिक्वायर्ड बाय लॉ थे टू बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, उनको उनके कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए और उनके टर्म्स को प्रूव करने के लिए आप वही डॉक्यूमेंट देंगे, आप कुछ और नहीं दे सकते हैं। हद से हद सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं अगर अलाउड है तो ये है सेक्शन 94, ये फर्स्ट रूल है एक्सक्लूजन का, ठीक है। इसमें बाकी एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन 3 देखते हैं। कहता है द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वॉट एवर of a fact other than the facts referred to in this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact। तो कहता है कि अगर मान लीजिए कोई और फैक्ट उस डॉक्यूमेंट में है जो कि इस सेक्शन में जिसके बारे में रोका गया उसके अलावा है, ये सेक्शन बात करता है टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट की, तो कोई और फैक्ट है जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए मोरल एविडेंस दे सकते हैं। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसको हमने लिखा राइटिंग में और उसमें एक डेट पड़ी हुई, अब वो डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टर्म्स का पार्ट नहीं है, तो उस डेट की सत्यता को प्रूव करने के लिए मोरल एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। और अब हम जैसे ये इलस्ट्रेशन देखते हैं डी, ये कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ राइटिंग में फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में कि इंडिगो की डिलीवरी होगी। उसी कॉन्ट्रैक्ट में एक फैक्ट मेंशन कर दिया कि बी ने ए को एक इंडिगो के लिए पैसा दिया हुआ है, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो पहले वर्बली किया गया था। ये जरूरी टर्म का कॉन्ट्रैक्ट का टर्म नहीं है, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला, इसका टर्म नहीं है ये ऐसे ही कहानी के रूप में लिख दिया। तो अब इस कहानी की सत्यता को प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये इसका टर्म नहीं था, ठीक है, तो इवन दो इस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को प्रूव करने के लिए तो हमको ये कॉन्ट्रैक्ट ही प्रूव करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट ही प्रूव करना पड़ेगा, पर ये जो कहानी है, ये जो फैक्ट है कि बी ने ए को पैसा दिया है, ये ये जो फैक्ट है ये इस टर्म का पार्ट नहीं है, इसलिए इसके लिए हम ओरल एविडेंस जो है वो एडमिसिबल है, कोई और ओरल एविडेंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 147 एक है, वो कहता है कि अगर जो विटनेस आया हुआ है तो विटनेस से पूछा जा सकता है, जब वो एग्जामिनेशन में तो पूछा जा सकता है कि अगर वो, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के बारे में एविडेंस देने आया है, तो उससे पूछा जा सकता है कि क्या तुम जिसके बारे में एविडेंस दे रहे हो क्या वो कंटेन्ड इन डॉक्यूमेंट है, क्या वो डॉक्यूमेंट में कंटेन्ड है। और अगर वो कहता है कि है, ठीक है, और इफ ही सेज यस दैट इट वाज, वो कंटेन्ड डॉक्यूमेंट में, सेक्शन 94 लग जाएगा। तो वहां पर क्या है, उसको वो डॉक्यूमेंट प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो उसको अगर सेकेंडरी एविडेंस देना है तो उसको वो सर्कमस्टांस प्रूव करने पड़ेंगे जहां वो सेकेंडरी एविडेंस दे सके। अब आते हैं सेक्शन 95 जो सेकंड पार्ट है इसका। वो कहता है कि अगर सेक्शन 94 के द्वारा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या फिर मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू अ फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट उसको प्रूव किया गया है, अगर कर दिया गया है, तो नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or their representatives in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its term। तो कहता है कि अगर सेक्शन 94 के तहत आपने प्रूव कर दिया है कोई डॉक्यूमेंट, ठीक है,
और वो डॉक्यूमेंट कैसा है, यहाँ पे क्या है, बिटवीन द पार्टीज, तो वो एक बायलैटरल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ठीक है, तो वो बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स, वो पार्टीज जो है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो आपस में या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव और इंटरेस्ट, मान लीजिए किसी ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया किसी को, तो वो भी जो है वो अगर एक बार वो प्रूव किया जा चुका है वो डॉक्यूमेंट 94 के तहत, तो वो कोई ओरल एविडेंस नहीं दे सकता किसी बात का जिसके थ्रू उसके टर्म्स में कॉन्ट्राडिक्शन हो, वेरिएशन हो या एडिशन हो, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर बिटवीन द पार्टीज की बात है, बायलैटरल डॉक्यूमेंट की बात। सेक्शन 94 तो हर तरह के डॉक्यूमेंट की बात करता है, यूनिलैटरल भी हो सकता है, ग्रांट की बात हो रही है ना, यूनिलैटरल भी हो सकता है, सीधे ही किसी ने लिख दिया किसी को, लेकिन यहाँ तो बायलैटरल ही होना चाहिए और पार्टीज को अलाउड नहीं है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कुछ प्रूव करें। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सॉरी, कि ये एक कंक्लूसिवनेस की बात कर रहा है कि अगर 94 के तहत प्रूव कर दिया गया डॉक्यूमेंट, तो अब आपको कुछ और एक कोई ओरल एविडेंस अलाउड नहीं हो, क्योंकि 94 के तहत प्रूव कर दिया गया कंटेंट, कंटेंट को प्रूव करने के डॉक्यूमेंट ही चाहिए था, डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया। तो अब उस जो डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया उसके टर्म्स को कॉन्ट्राडिक्ट, वेरी या उसमें कुछ ऐड करने के लिए आप कोई और ओरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। अब वो प्रूव हो गया तो प्रूव हो गया। बस बात यह है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन है या जो भी चीज है वो बायलैटरल होना चाहिए, और ये जो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है वो पार्टी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। पर इस सेक्शन के कई सारे प्रोवाइजोस हैं, ठीक है, तो हम कुछ प्रोवाइजोस को देख लेते हैं। जैसे एक प्रोवाइजो है कि एनी फैक्ट में बी प्रूव्ड विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट। ये असल में ये प्रोवाइजो कहता है कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया, अब मान लीजिए किसी ने फ्रॉड करके वो डॉक्यूमेंट बनवाया था या जबरदस्ती हमसे साइन कराया था, साइन तो हमारा ही है, प्रूव हो गया वो, तो हम क्योंकि फ्रॉड और ये सब चीजें जो होती हैं ये वॉइडेबल करा देती हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो हम फ्रॉड प्रूव कर सकते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही निरस्त हो जाए, तो ये अलाउ कर दिया, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक ऐसा मैटर है जिस पर डॉक्यूमेंट साइलेंट है, और ऐसा मैटर ऐसा है जो इनकंसिस्टेंट नहीं है उस टर्म्स के साथ, डॉक्यूमेंट के टर्म्स के साथ, तो हम एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट जो उस मैटर पर हो वो प्रूव कर सकते हैं। बस देखना होगा कोर्ट को कि कितनी डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी थी एग्रीमेंट की। इसका एक बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन आगे दिया हुआ है, हम बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक होटल में आप गए और एक पर्ची काट दी होटल वाले ने कि 500 रुपया दिन, ठीक, पर्ची इतनी काट करके दे दी, ये रिटर्न इन राइटिंग तो है 500 रुपये दिन लगेगा। अब बाद में साथ ही साथ ये हमारी उससे ओरल बात हुई होटल वाले से कि इस 500 रुपये दिन में दिन का खाना भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये एक इनफॉर्मल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है और दिन का खाना इंक्लूडेड है, ये इनकंसिस्टेंट बात नहीं है इससे, तो आप ये दिन का खाना जो इंक्लूडेड है इसका ओरल एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने जैसे टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, तो उसमें तो क्योंकि वो फॉर्मल एग्रीमेंट है, तो उसमें अगर खाने की बात नहीं है तो फिर आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते कि खाने की बात है, क्योंकि ये बड़ा ही फॉर्मल करेक्टर का डॉक्यूमेंट है, ठीक। अब ऐसा ही ऐसे भी और कई सारे प्रोवाइजोस में दिए हुए हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी यूजेज और कस्टम बाय विच इंसिडेंट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट आर यूजुअली एनेक्स टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन मे बी प्रूव्ड। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी ने किसी आदमी के खेत पर एक कॉन्ट्रैक्ट किया टेनेंसी का कि हम 5 साल तक खेती करेंगे, ठीक है। तो 5 साल तक की 1 जनवरी से 1 जनवरी तक की का 5 साल का वो अग्रीमेंट हो गया। अब वो जिस इलाके में हुआ है तो वहां पर मान लीजिए एक तरीका है कि जो फसल बोएगा अपनी आखिरी को काटेगा भाई। अब 1 जनवरी को तो फसल काटी नहीं जाती है, फसल बोई जा चुकी है, तो होता है कि जो बोया है वही काटेगा। तो ये एक कस्टम है, एक यूजेज है वहां का, ठीक है। तो वो आदमी जो है वो इस यूसेज को प्रूव कर सकता है। ये यूसेज उस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा टेनेंसी एग्रीमेंट में, पर वो इसको प्रूव कर सकता है कि यहाँ पर एक यूसेज है कि जो आखिरी फसल बोता है टेनेंसी भले ही खत्म हो जाए उसके बावजूद भी काटेगा भाई। तो ये भी यहाँ पर आता है, ठीक। इसके कुछ इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं। अगर इस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फर्दर पूछ सकते हैं कमेंट में जाकर के, ठीक। अब हम आते हैं सेक्शन 102। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों कहता है, पर्सन हु आर नॉट पार्टीज टू अ डॉक्यूमेंट or their representatives in interest may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document।
तो कह रहा है क्या, वो आर नॉट पार्टीज। हमने देखा ना सेक्शन 95 में कि वो तो पार्टीज पर बार लगा रहा है कि पार्टीज नहीं प्रूव कर सकती कुछ और, लेकिन ऐसे लोग जो पार्टीज नहीं है उस डॉक्यूमेंट के, ठीक है, वो भले ही ओरल एग्रीमेंट को या कोई भी एग्रीमेंट प्रूव कर सकते हैं जो उसको, जो सेक्शन 94 के अगेंस्ट जाता हो, ठीक है। जैसे कि इलस्ट्रेशन देखिए इसका, तो क्या कहता है, ए और बी जो है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया राइटिंग में कि बी शैल सेल ए सर्टेन कॉटन टू बी पेड फॉर ए डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट है रिटर्न में, ठीक है। एट द सेम टाइम दे मेक एन ओरल एग्रीमेंट दैट 3 months क्रेडिट शैल बी गिवन टू, एक ओरल एग्रीमेंट उन्होंने कर दिया कि 3 महीने का उधारी दिया जाएगा एक को। अब ए और बी जो है आपस में ये नहीं दिखा सकते क्योंकि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, और आप प्रोवाइजो देखेंगे तो वहां पर एक एक क्या है, सब्सीक्वेंट एविडेंस, आप सब्सीक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रूव कर सकते हैं प्रोवाइजो। अगर हम देखें इसका 94 में, तो वहां पर दिया हुआ है कि एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सीक्वेंट ओरल एग्रीमेंट, ये सब चीजें आप प्रूव कर सकते हैं मॉडिफाई करने के लिए अगर होगा ही तो प्रूव कर सकते हैं। पर यहां पर क्या है, ये एट द सेम टाइम की बात हो रही है, साइमल्टेनियस है, तो साइमल्टेनियस ओरल एग्रीमेंट आप प्रूव नहीं कर सकते, ए और बी तो नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पार्टी है। लेकिन मान लीजिए सी जो है, ठीक है, अगर उसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है इससे, तो वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो इस ओरल एग्रीमेंट को प्रूव कर सकता है, ठीक। अब हम सेक्शन 94 और 95 के डिस्टिंक्शन को देखते हैं, कुछ डिस्टिंक्शन हैं इनमें। तो एक फेमस केस है बाई हीरा देवी वर्सेस ऑफिशियल असाइनी ऑफ बॉम्बे का 1958 सुप्रीम कोर्ट का, उस केस में ये डिस्टिंक्शंस को रेफर किया गया है, बताया गया रूल क्या है। तो 94 जो है वो डील करता है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस टू प्रूव कंटेंट, ठीक है। और सेक्शन 94 क्या करता है, वो कॉन्ट्राडिक्शन, एडिशन या इन चीजों को के लिए ओरल एविडेंस को डिसअलाउ कर देता है। फोकस क्या है सेक्शन 94 का, वो है टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। और 95 क्या है, वो कंक्लूसिवनेस दे रहा है रिटन डॉक्यूमेंट के टर्म्स को, ठीक। किस स्टेज पे 94 लगता है, तो 94 लगता है स्टेज ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंटेंट, ठीक है। और 95 लगता है एक बार डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया उसके बाद वो एक्सक्लूड करता है कॉन्ट्राडिक्टरी ओरल एविडेंस को, ठीक। एप्लीकेशन 94 का बहुत वाइड है, ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे लगता है, ठीक है। जबकि जो 95 है वो केवल डिस्पोजिटिव डॉक्यूमेंट पे लग रहा है, ठीक है, जो कि बायलैटरल है, दो लोगों के बीच के डॉक्यूमेंट्स है। एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, ठीक है। और 95 जो है वो बिटवीन द पार्टी, जैसे हमने देखा 102 में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो एक ओरल एग्रीमेंट प्रूव कर पा रही है लेकिन पार्टीज नहीं कर सकती। अब इसी साथ में कुछ एम्बिग्विटीज को भी हम लोग देखते हैं इसी चैप्टर में। पेटेंट और लेटेंट दो तरह की एम्बिग्विटीज है। पेटेंट एम्बिग्विटी क्या होती है, ऐसी एम्बिग्विटी जो चेहरे पे ही दिख रही है। तो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और वो डॉक्यूमेंट सीधे पढ़ के ही दिख रहा है कि आपने वो गलत लिखा है, तो जो एविडेंस है, एविडेंस लॉ जो है, बीएसए जो है, वो अलाउ नहीं करता है कि आप उसको रेक्टिफाई करते हैं, एक बार लिख दिया तो लिख दिया। तो कहता है व्हेन द लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट is on its face ambiguous or defective, evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply its effects। अगर ऑन द फेस गलत है तो भैया आपकी गलती है, अब आप कुछ दे नहीं सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हाउस टू बी फॉर 1 लाख रुपीज और 1,50,000 रुपीज। अब भैया ये तो फेस पे ही गलत है ना, क्योंकि 1 लाख या 1,50,000 कोई एक बात ही नहीं हो रही है। तो अब आप ये एविडेंस नहीं दे सकते दिखाने के लिए कि क्या बोला गया, क्या मीन किया जा रहा था, 1 लाख या 1,50,000। ऐसे ही when the language used in document is plain in itself and when it applies accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts। अगर मैंने एक अग्रीमेंट किया जिसमें लिखा कि हम जो है वो 5 लाख रुपए में अपनी नई दिल्ली की जमीन आपको बेचेंगे, हमारे पास नई दिल्ली में एक जमीन है, 5 लाख रुपए भी वैलिड बात है, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं सर वो कुछ और हम मीन करना चाहते थे। बड़ा सिंपल है, कोई ऊपर ऊपर से उसमें एम्बिग्विटी है ही नहीं, एकदम प्लेन डॉक्यूमेंट है, तो आप नया मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं उसको। अब आते हैं लेटेंट एम्बिग्विटी, ऐसी एम्बिग्विटी की डॉक्यूमेंट पढ़ के तो आपको लगेगा कि नहीं भाई कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट की तह में जाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं सर ये तो गलती हो गई, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो आप इन्फोर्स ही नहीं करा सकते, इतनी बड़ी गलती है इसके अंदर। तो उसको कहते हैं लेटेंट एम्बिग्विटी, जो दिखती नहीं है चेहरे पे पर अंदर ही अंदर होती है। इसमें सेक्शन 98 है,
तो कहता है व्हेन लैंग्वेज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज प्लेन इन इटसेल्फ, और ऊपर से एकदम सही है, बट इज अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, एविडेंस में बी गिवन टू शो हाउ दैट इज हाउ इट वाज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर पिकुलियर सेंस। एग्जांपल है कि एक आदमी कहता है कि मैं कलकत्ते का अपना घर बी को डीड के द्वारा दे रहा हूं। अब उस आदमी के पास कलकत्ता में तो घर नहीं है, पर हावड़ा में घर है। ठीक है, जो बी के पास पोजीशन में भी रहा है डीड के एग्जीक्यूशन तक, तो वो कह सकता है कि सर गलती हो गई, और ये एक्चुअली जो फैक्ट है वो हावड़ा के लिए, कलकत्ता हावड़ा अगल बगल में है। अब कलकत्ता लिखा गया कलकत्ता में, लेकिन कोई घर नहीं है। तो ऊपर ऊपर से देखिए तो लग रहा है कि नहीं सही बात हो रही है, लेकिन ये एक लेटेंट डिफेक्ट है, इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। सेक्शन 99 देखते हैं। वो कहता है व्हेन फैक्ट्स आर सच दैट लैंग्वेज यूज्ड might have been meant to apply to anyone and could have not meant to apply to one or more। बेसिकली बात यह है कि मान लीजिए ऐसे फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पर आपने कुछ एक चीज पर उनको अप्लाई करने के लिए लैंग्वेज को रखा, लेकिन वो कई चीजों पे अप्लाई हो सकती है, होना एक पे ही है, और ऐसी कई चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसपे वो अप्लाई हो सकती है। तो आप ये बता सकते हैं कि वो किस पे अप्लाई होना चाहती है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि मैं अपना सफेद घोड़ा व्हाइट हॉर्स जो है वो मैं सेल करूंगा आपको 5 लाख रुपए में। अब मेरे पास 5 व्हाइट हॉर्स हैं, तो मैं किस व्हाइट हॉर्स की बात कर रहा था ये मैं अलग से इसका एविडेंस दे सकता हूँ। ये एक लेटेंट डिफेक्ट है, एम्बिगुइटी। सेक्शन 100 की बात करते हैं। वो कहता है कि अगर लैंग्वेज ऐसी है कि पार्टली वो पूरी किसी एक सेट ऑफ फैक्ट्स को नहीं अप्लाई हो सकती, पार्टली एक पे होती है, पार्टली एक पे होती है। ठीक है, ठीक। तो एविडेंस दिया जा सकता है कि वो इन दोनों में से किस पे अप्लाई होनी चाहिए थी। जैसे कि इलस्ट्रेशन देखिए, ए एग्री करता है बी को कि आई विल सेल माई लैंड, ठीक है, एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं कहता हूं कि हम अपना नई दिल्ली का घर जो है जो कि वाई के ऑक्यूपेंसी में है वो आपको बेचते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि नई दिल्ली में तो एक घर है, पर वो वाई के ऑक्यूपेंसी में नहीं है, और गाजियाबाद में एक घर है जो कि वाई के ऑक्यूपेंसी में है। तो हम ये एविडेंस दे सकते हैं कि हम सर नई दिल्ली नहीं बोलना चाहते थे, हम गाजियाबाद बोलना चाहते थे। ठीक है, तो ये है। और फिर 101 है। वो कहता है कि अगर कोई ऐसी लैंग्वेज यूज की गई है जो बहुत कॉमन नहीं है, या फिर लोकल टाइप की लैंग्वेज है जिसकी वजह से सेंस चेंज हो जा रहा है डॉक्यूमेंट का, तो आप वो एविडेंस दे सकते हैं कि इसका एक्चुअली इस लैंग्वेज इस वर्ड का मतलब क्या था। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बिहार का आदमी है, उसने उत्तर प्रदेश में आकर के और एक हॉस्टल वाले के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। वो जो बिहार का आदमी है वो केटरिंग का काम करता है, खाना खिलाता है, मेस का काम करता है। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि हर दिन सिंघाड़ा खिलाया जाएगा। ठीक है, अब वो जब खिलाना शुरू किया तो समोसे आए, तो जो हॉस्टल वाला है उसने ऑब्जेक्ट किया। तो जो बिहार वाला आदमी है वो ये कह सकता है कि सर सिंघाड़ा जो है वो यूपी में तो वो चेस्टनट, ठीक है, पानी फल है, लेकिन बिहार में सिंघाड़े का मतलब समोसा होता है। तो इस पिक्यूलियर फैक्ट को, क्योंकि ये एक लोकल लैंग्वेज की बात है, इसका एक एविडेंस दिया जा सकता है। तो ये रहा कंपैरेटिव चार्ट। आप बीएसए इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस को आप इससे मैच कर सकते हैं इस लेक्चर के बाद, और आप देख सकते हैं दोनों जगह, क्योंकि इनमें चेंजेस आए ही नहीं, भले ही नया लॉ आ गया है पर इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं इन सेक्शंस में। तो आप इसको आराम से ही इस चार्ट के थ्रू रेफर कर सकते हैं। तो ये सारा रहा इस लेक्चर में, और आशा है आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। और आप कमेंट जरूर करिएगा कि अगर आपको कोई सवाल होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा आपको। इस लेक्चर के ही, सॉरी, इस चैनल के ही डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है। तो उस टेलीग्राम के लिंक में हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, लिंक्स देते रहते हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर के क्वेश्चन आंसर्स भी कुछ हम अपलोड करेंगे, तो आप जाकर के वहां उसको सॉल्व कर सकते हैं। वहां कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप वहां भी पूछ सकते हैं, या फिर इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।